सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सेशन जो हम करने जा रहे हैं आज फूड चॉइसेस के ऊपर। राइट, ज़िंदगी का मैं समझती हूँ 75% हिस्सा भोजन में ही जाता है। यस एवरीवन, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, 2 बार स्नैक्स, कम से कम 5 बार तो दिन में हम खाने पीने पर ही अपना काम कर रहे होते हैं। एंड फीमेल्स का मैक्सिमम टाइम ज़िंदगी का मेरे ख्याल से किचन में ही गुजरता है। जो लोग वर्किंग नहीं होते हैं या घर पे घर संभालते हैं, सो किचन, भोजन इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट शेप्स आवर लाइफ। सो ऑल्दो हर प्रकार के भोजन है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, जैन है, तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिलीजन के साथ भी जोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को हम अपने पूर्वजों के साथ, कुछ घर के माहौल के साथ और कुछ अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ भी जोड़ते हैं। राइट, सो पर लेट अस अंडरस्टैंड मोर बेटर वे जो श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है, जो गुरु ग्रंथ साहब हमें बताते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं, जो आयुर्वेद हमें बताता है, जो हमारे शास्त्र, हमारे वेद, चारों वेद हमें बताते हैं। What is food? What is the quality? Different classifications of food. तो आज हम उसको समझेंगे। आई होप अभी तक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा अच्छे से समझ लिया होगा। जिन्होंने कल का सेशन नहीं लगाया है, थोड़ी सी याद ये जहमत उठाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा समझ ज़रूर लेना, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली आप इस पूरे क्रक्स को नहीं समझ पाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कैसे डाइजेशन होती है, हमारा मन कैसे उस पर इफ़ेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आप आने वाले 6 सेशंस में सीखेंगे जो माइंड के ऊपर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माई बॉडी, और मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जिससे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तभी हम खाया हुआ पचा पाएंगे और पचाए हुए से कुछ बेहतर अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, इस बॉडी के लिए ले पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए गेट रेडी, लेट्स बिगिन द सेशन। ज्वाइन आवर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू सो मच। परमपिता परमात्मा को, इस सुंदर प्रकृति को, पांचों तत्वों को, अन्नपूर्णा को हम नमस्कार करते हैं और उनका धन्यवाद करते, उनका आशीर्वाद लेके आज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट, सो नाउ इफ यू सी हियर, कल हमने, आई जस्ट ब्रीफ, कल हमने यहाँ से शुरू किया था। राइट, फूड फॉर हेल्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने तैत्तरीय उपनिषद का ये श्लोक हमने रीड किया था। देन ये सारी चीज़ों को हमने देखा है। डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिस पर कल का पूरा सेशन था। And now classification of foods. Food is divided into 2 kinds. Positive food होते हैं, negative food होते हैं। Positive food health को promote करते हैं, negative food health को destroy करते हैं। This is how we make our body, right? So the positive food is जिसमें water है, fiber है, life है। Negative food is जिसमें पानी कम है, fiber कम है, life कम है। पॉजिटिव फूड एल्कलाइन होते हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है ये, लिख लीजिए, वाटर, फाइबर, लाइफ, एल्कलाइन। पॉजिटिव फूड एल्कलाइन होते हैं। दिस इज द रीज़न जो लोग ट्रीटमेंट पर हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। आपका जो थर्ड पार्ट है, ट्रीटमेंट का जो थर्ड पार्ट है, पंचकोश उपचार का जो तीसरा भाग है, उसमें मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है एल्कलाइन फूड्स की एंड एसिडिक फूड्स की, कि कौन से फूड एल्कलाइन होते हैं, कौन से फूड एसिडिक होते हैं। अच्छे कॉम्बिनेशन वाले फूड कौन से हैं और बैड कॉम्बिनेशन के फूड कौन से हैं।
हम कौन सी गलतियां करते हैं लाइफ में। इसीलिए मैं बार बार सबसे कहती हूँ कि अगर आप लंबा चलने वाले लंबी रेस के घोड़े हैं, अगर आप खुद को सच में ठीक करना चाहते हैं, तो पंचकोश उपचार अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बार जरूर बनवाएं, सो दैट यू हैव द कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ द पंचकोश उपचार जो मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पिछले 15 साल के 15 to 16 ईयर्स का जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल लाइन में, हेल्थ की लाइन में, नॉट मेडिकल, लेट अस नॉट से इट मेडिकल, बट हेल्थ की लाइन में, तो उतने समय से लेकर के अब तक टिल नाउ जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी वो सब मैंने पंचकोश उपचार में डाली है, ताकि पढ़ने वाला, समझने वाला उसको उस तरीके से समझे, अंडरस्टैंड करे और फिर अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करे। ठीक है, सो एल्कलाइन फूड लिस्ट एंड एसिडिक फूड लिस्ट ये आपको उसमें मिल जाएगी। फूड्स विद माइल्ड एसिड जैसे कि टोमेटो, गूसबेरी इज योर आंवला। ठीक है, ये थोड़े से माइल्ड एसिड वाले फूड्स होते हैं जो टोमेटो एंड गूसबेरी, दिस इज पॉजिटिव फूड्स, दैट इज नॉट एसिडिक। लेकिन नींबू और टेमरिन जैसे कि इमली जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक फूड्स होते हैं, दीज आर ऑल नेगेटिव फूड्स। पॉजिटिव फूड्स जो हैं वो हमारे शरीर की क्लेंजिंग करते हैं, नेगेटिव फूड्स जो हैं वो क्लेंजिंग नहीं करते, बट ऑफ कोर्स नरिशमेंट जरूर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक को अगर जाकर पढ़ लें, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानम एव च, यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, सत्वात्, देन रजसो और देन तमसो, तीनों की डेफिनेशन दे दी है कि सत्व भोजन कैसा होता है, राजसिक भोजन कैसा होता है और तामसिक भोजन कैसा होता है। और इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सात्विक का मतलब है जैसे कि कोकोनट वाटर, माइल्डली स्वीट फ्रूट्स, जो हल्के हल्के से स्वीट फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो वाले। माइल्ड टेस्टिंग वेजिटेबल्स, जिन वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा ना तो बहुत तीखा ना ही बहुत मीठा, मतलब टू मच एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनीथिंग, वो राजसिक में आएगा। ठीक है, सात्विक में नहीं आएगा। सात्विक जो होगा वो माइल्ड होगा। ठीक है, माइल्ड टेस्टिंग वेजिटेबल्स, माइल्ड टेस्टिंग फ्रूट्स, वाटर, कोकोनट खाना, ये सारी चीजें फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सात्विक। राजसिक भोजन जैसे कि लेमन है, टैमरिंड है, ग्रीन चिली, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, सब तरह के स्पाइसेस जितने भी हैं, प्याज हो गया, ये सारे राजसिक भोजन हैं। तामसिक, फर्मेंटेड, जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, डीनेचर्ड फूड्स, यानी कि नेचर से नहीं आ रहा वो फूड, इंसान के द्वारा बनाया गया भोजन है, तो वो सारे फूड आपके कहाँ से आ जाएंगे, दैट इज। एंड गार्लिक, लहसुन, अनियन इज राजसिक, गार्लिक इज तामसिक। ठीक है, एंड बचा हुआ भोजन, पुराना भोजन, एक्सक्रीटा, यूरिन थेरेपी, दिस इज ऑल तामसिक। ठीक है, सो राजसिक, तामसिक एंड सात्विक की कंप्लीट डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी चीजें आपको श्रीमद् भागवत गीता में डिटेल में सात्विक, राजसिक, तामसिक का आपको पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट एल्कलाइन फूड्स। नाउ हेल्दी फूड से हम हेल्दी बॉडी पाते हैं और नेगेटिव फूड से हम नेगेटिव बॉडी पाते हैं। होल बीन्स, होल दाल्स, होल पल्सेस, ठीक है, उन सबको खाना हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स की कंजम्पशन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हेल्दी हो, तो हमेशा ज्यादा मात्रा में लाइव फूड खाइए, ज्यादा मात्रा में फ्रेश फूड खाइए, ज्यादा मात्रा में जितना हो सके फ्रेश, लाइव, जूसी, जिसमें पानी है, जिसमें लाइफ है, जिसमें फाइबर है, ये भोजन ज्यादा खाइए। और इसके ऑपोजिट जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी प्रकार का भोजन है, उसको खाओ लेकिन कम खाओ। हम अभी ऑपोजिट कर रहे हैं। हम लाइफ, जिस भोजन में जिंदगी है, लाइफ है,
हम वो भोजन कम खाते हैं, और जिस भोजन में ज़िंदगी लाइफ नहीं होती है हम वो भोजन ज़्यादा खाते हैं। और आजकल के बच्चे या आजकल की जो जनरेशन है वो तो इस चीज़ की आदी हो गई है कि पैकेट्स एंड डब्बा बंद पैकेट बंद चीज़ें मंगवा के ज़्यादा खाते हैं, विच इज़ अ कंप्लीट डेड फूड। इट हैज़ नो लाइफ, इट हैज़ नो वाटर, इट हैज़ नो फाइबर। ठीक है जी, एंड इट्स नॉट एल्कलाइन इवन, इट इज़ एसिडिक। सो इसी के साथ जब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ईट प्लेंटी ऑफ रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स इन वन मील। वन मील आपका, एक मील आपका पूरा फ्रूट्स खाओ, एक मील आपका पूरा सब्जियां खाओ। ठीक है, सब्जियां स्टीम करके। आर्थराइटिस में कच्ची सब्जियां कम खाइए। कच्ची कब खा सकते हैं? अगर किसी का, देखो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, जिसके शरीर में ठंडक है, कच्चापन है, वायु ज्यादा बनती है, उसकी बॉडी अच्छे से नहीं पचा पाएगी ये आपका कच्चा भोजन। ठीक है, उसको वात जल्दी बन जाएगा। तो आप कच्चा ना खा के स्टीम करके या बॉईल करके खाइए। जिसकी बॉडी में पित्त है, पित्त ज्यादा है, वो कच्चा पचा जाएगा। जैसे खीरा है, अगर आप इस बरसात के मौसम में खीरा खाएंगे तो जिनको अर्थराइटिस है, वात वाली बॉडी है, उनको कई बार पेन्स एग्रवेट हो जाते हैं। यही खीरा आप अप्रैल मई जून में खाते तो आपको वात नहीं बढ़ता, बिकॉज बाहर ग्रीष्म है। ठीक है, बाहर गर्मी ज्यादा है और रुष्कपन है, ड्राइनेस है, तो वाटर व्हेन गोइंग इनसाइड द बॉडी वो मैनेज कर लेता है। व्हेन आउटसाइड एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर है, ठीक है, ऑलरेडी देयर इज वाटर आउटसाइड इन द एनवायरमेंट, तो बॉडी के अंदर भी जब वाटरी चीज जाती है तो वो आपस में उसको और ज्यादा मात्रा में बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस वालों को, कई बारी वात वालों को पेन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आई ऑलवेज से कि नेचुरोपैथी एंड नेचर केयर वाले हमेशा क्या बोलते हैं, सारा साल कच्चा खाओ, पका हुआ कम से कम खाओ, कच्चा ज्यादा खाओ, तेल भी मत खाओ, घी भी मत खाओ, दूध भी मत पियो, कुछ भी मत लो। ठीक है, दिस इज व्हाट दे से। बट आयुर्वेद को मैं सबसे ऊपर मानती हूं इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स द आयुर्वेद हैज शेयर्ड विद अस। ठीक है, श्री वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह में, चरक, सुश्रुत, इन सभी ने जो हमें आयुर्वेद में जो नॉलेज दी है, जो ज्ञान दिया है सेहत, अच्छी सेहत का, वो यही कहता है कि हमारे भोजन, हमारे शरीर को बैलेंस्ड फूड चाहिए। कच्चा भी चाहिए, पका भी चाहिए, स्निग्ध भी चाहिए, ड्राई भी चाहिए, सब तरह का चाहिए। ना तो हमेशा ही स्निग्ध खाते रहो, स्निग्ध होता है ऑयली, ना तो हमेशा ही ऑयली खाते रहो, ना हमेशा ही कच्चा खाते रहो, ना तो बिल्कुल ही कच्चा खाए जाओ, ना बिल्कुल ही पका खाए जाओ। यू शुड हैव अ मिक्सचर ऑफ ऑल दैट। ठीक है, बॉडी को हर चीज का बैलेंस करके अपने शरीर को भोजन दो। एंड वन मोर थिंग, हमें अपने शरीर की गुणवत्ता और अपने शरीर का जो एक जेनेटिक कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा मेकअप है शरीर का, उसको भी समझना जरूरी है कि मेरा शरीर किस तरीके से बना हुआ है, कैसा है मेरा शरीर। मेरे को चेक करो, ठंडी चीजें खाने से क्या जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है? ओके, तो थोड़ा बैलेंस करके खाओ। जिसको गर्म चीजों से जल्दी जल्दी गर्मी बढ़ जाती है तो वो भी बैलेंस करके खाओ, ना तो बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बैलेंस करके चीजें खाइए। ये भी नहीं है कि तेल घी बिल्कुल छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं है कि भर भर के तेल घी खा रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए कहा जाता है एक्सट्रीमिटीज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो एक्सेस में नहीं जाइए, सामान्यता में आइए। हाँ, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या आप संत हैं, सन्यासी हैं, आप जंगलों में रहने जैसा घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और आपको कंद मूल फल ही मिलते हैं खाने के लिए और भोजन नहीं मिलता है, और आपका मन हमेशा प्रभु की याद में बना रहता है। अंडरस्टैंड करना, जो लोग जंगलों में रहते थे, जो संत महात्मा सन्यासी जंगलों में रह करके सिर्फ कच्चे पर सरवाइव कर जाते थे, वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि उनकी सुषुम्ना एक्टिवेटेड होती है, ईड़ा पिंगला बैलेंस्ड होती है, कफ पित्त वात नेचुरली बैलेंस्ड रहता है। एक तो वो नेचर में रहते हैं, दूसरा धूप भी खाते हैं, तीसरा फ्रेश एयर में रहते हैं। तो जब उनके पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा भी खा लेंगे तो चलेगा।
हम अपने आप को बंद कमरों में कन्फाइंड रखते हैं, हम नेचर में तो रहते नहीं हैं, हमारे शरीर को नेचुरल चीजें कम मिलती हैं, आर्टिफिशियल ज्यादा मिलती हैं, तो इसीलिए हमारा शरीर और हमारा खान पान उस तरीके का है। अगर हम जंगल में रहने लग जाएं, या कोई भी व्यक्ति जो संत है, महात्मा है, सन्यासी है, जो ध्यान, मेडिटेशन और परमात्मा की याद में भक्ति करने में लगे हुए हैं, उनकी बॉडी को ज्यादा भोजन चाहिए ही नहीं होता है। नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हमें कम भोजन चाहिए। यहाँ हमारा माइंड इतनी चीजों में उलझा हुआ है, इतनी ज्यादा चीजों में उलझा हुआ है, एंड सारा दिन दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, मन शांत नहीं है, तो पेट को भूख लगेगी ही लगेगी, मन को भूख लगेगी ही लगेगी, और वो भोजन मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, तो हमें भोजन खाना भी पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने आपको उस दिन जब एक दिन सेशन लिया था व्हाइट बोर्ड पे, तो मैंने बताया था कि हमारा भोजन, द टाइप ऑफ भोजन वी ईट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर वर्किंग स्टाइल, द लाइफ स्टाइल। मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, मेरी वर्किंग स्टाइल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए एल्कलाइन जूसेस क्या होते हैं। छोटा सा सिप लीजिए, उसको मुंह में रखिए, उसको मुंह में गर्म कीजिए, फिर स्वेलो कीजिए। अगर आपको किसी को भी ग्रीन जूस पीना है, या किसी को भी आपको इनमें से कोई भी जूस पीना है, या ग्रीन जूस पीना है, रेड जूस पीना है, तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, उसका घुट भरो, उसको मुंह में रखो, उसको मुंह में घुमाओ, उसको मुंह में गरम करो, फिर उसको स्वेलो करो। ठीक है, मुंह में जब घुमाएंगे, उसको वार्म करेंगे, फिर स्वेलो करेंगे, तो वो कभी भी नुकसान नहीं देगा, उसकी ठंडक चली जाएगी। क्योंकि हमारा जो मुख होता है, माउथ के अंदर का जो हिस्सा होता है, ये गर्म होता है। सो दुर्वा ग्रास, नाउ बनाना पिथ, एश गार्ड, बिल्वा लीव्स, मकोई लीव्स। ठीक है, आई विल टेक दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। Yeah. Okay, so food choices begin here. ओके, सो फूड चॉइसेस, सी, अंडरस्टैंड कीजिए इस एक बात को। इट इज नॉट वॉट यू रीड बट वॉट यू रिमेंबर मेक्स यू लर्नड। हम लर्नड कब बनते हैं? पढ़ने से नहीं, जो हमें याद रहता है उससे। इट इज नॉट वॉट यू प्रीच बट वॉट यू प्रैक्टिस मेक यू राइटियस। हम भाषण करने से, बताने से राइटियस नहीं बनते। जब हम जो सुना है उसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तब हम अपने आप को राइटियस कह सकते हैं। एंड इट इज नॉट वॉट यू ईट बट वॉट यू डाइजेस्ट गिव्स यू हेल्थ। ये लास्ट लाइन तो बड़ा बड़ा करके अपने कहीं सामने लिख के लगा लें। इट इज नॉट वॉट यू ईट बट वॉट यू डाइजेस्ट गिव्स यू हेल्थ। प्लीज राइट इट। खाना जो खाया है उससे हेल्थ नहीं बनती है, जो पचाया है उससे हेल्थ बनती है।
ओके, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, या सो व्हाट वी डाइजेस्ट इज गिविंग अस हेल्थ। जो चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो हमें हेल्थ नहीं देने वाली, चाहे आप उसको हर दिन बैठ के खाते रहो, ठीक। सो हेल्दी फूड कौन सा है? विच हैज वाटर, फाइबर एंड लाइफ। नाउ इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं। अन्नपूर्णा का एक श्लोक भी है जिसे हम सबसे पहले भोजन करने से पहले पुराने समय में पहले के समय में ये सबकी एक प्रथा होती थी, एक रिचुअल होता था कि भोजन करने से पहले ओम ब्रह्मन अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म नौ, ये सारा पूरा का पूरा श्लोक बोल करके फिर भोजन किया जाता था। आज हम श्लोकास और मंत्रास तो भूल चुके हैं, पढ़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, आदत भी नहीं है, ना बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन भोजन का मंत्र अगर आप अपने किचन में लगा लें, या जहां आपका डाइनिंग है, जहां बैठ करके आप खाना खाते हैं, वहां पर उसको सुंदर सा फ्रेम करके या लिखवा करके, कार्व करके लिखवा लें, सो दैट पूरी फैमिली को आदत पड़े कि जब भी भोजन के लिए बैठें पहले उस श्लोक को पढ़ें, अन्नपूर्णा को और इस पूरे ब्रह्मांड में देने वाले को, जिसने दिया है, जिसका दिया हुआ खा रहे हैं, उसे अर्पण करके, उसे नमस्कार करके, उसे प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए फिर हम उसे खाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अलॉट, ठीक है। तो अगर हम अपने शास्त्रास को फॉलो करते हैं, उसमें सब कुछ दिया है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे बनाया हुआ खाना है, हाउ मच टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, व्हेन नॉट टू ईट, देन वी कैन नॉट फॉल सिक। तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। वी शुड नो हाउ टू मैनेज फूड बिजनेस। और फीमेल्स जो हैं वो ही घर की किचन को मैनेज करने वाली, आप सब वो फूड मैनेजर्स हो। अगर घर के पूरे फूड बिजनेस को अपने हाथ में सही तरीके से ले लिया, आप खुद को ही नहीं लेकिन आप पूरी की पूरी फैमिली को ठीक रख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको, ये आप गूगल करके गूगल करके खुद आज इस पूरी एग्जाम्पल को चेक कर लेना। केलकर फिटनेस सेंटर है पुणे में, उनका एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, ठीक है, जो फिटनेस सीख रहे थे। द कोचेज वेंट टू द क्लास ऑफ आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी, जो डॉक्टर अरुण शर्मा जी के ग्रैंडफादर थे। आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी वॉज द फादर ऑफ नेचर क्योर इन इंडिया, ठीक है, भारत के वो नेचर क्योर के फादर कहलाए जाते हैं। अभी उनकी चौथी पीढ़ी चल रही है एंड सभी नेचुरल हेल्थ साइंस में ही आगे से आगे लोगों को ये सब सिखाते हैं कि नेचुरल लाइफ को कैसे जीना है। सो जो कोचेस थे उसके केलकर फिटनेस सेंटर के पुणे के, वो आचार्य जी के पास गए कि हमारा सो एंड सो एक कंपटीशन होने वाला है 1 महीने के बाद। उस कंपटीशन के लिए हम अपनी फिटनेस एकेडमी के ये सभी स्टूडेंट्स को रेडी करना चाहते हैं कि ये उस कंपटीशन को जीत लें, ठीक है। तो केलकर फिटनेस सेंटर में क्या किया गया, ध्यान देना इस बात पे। फर्स्ट 1 वीक, पहला 1 हफ्ता टोटल फास्टिंग कर दी गई। ध्यान देना, क्योंकि आप सभी भी कई बार ये सोचते हो कि खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, या वेट कम हो जाएगा, या फिर खाएंगे नहीं तो शक्ति नहीं रहेगी, ठीक है। तो पहला 1 हफ्ता कंप्लीट फास्टिंग की गई। 3 दिन फास्टिंग की गई पानी पे और 3 दिन की गई कोकोनट वाटर पे। ये केलकर फिटनेस सेंटर पुणे के वो लोग थे, वो बच्चे थे, वो यूथ थे, नौजवान थे, जिनके लिए भोजन बहुत जरूरी है और जिनको एक कंपटीशन के लिए तैयारी करनी थी।
पहले 3 दिन कंप्लीट फास्टिंग ऑन वाटर, नेक्स्ट 3 days कंप्लीट फास्टिंग ऑन कोकोनट वाटर। उसके बाद सेकेंड हफ्ता, दूसरा हफ्ता, और साथ में उनकी प्रैक्टिस चलती रही। देन फ्रूट्स इन 1 meal एंड सेकेंड मील वेजिटेबल सैलेड्स। फिर अगले हफ्ते में क्या किया, पहला हफ्ता 6 दिन फास्टिंग करी, अगला हफ्ता 1 मील में फ्रूट्स खाए गए, दूसरे मील में सब्जियां और सैलेड्स खाए गए, ठीक है। तीसरे हफ्ते में 1 मील में फ्रूट्स, दूसरे मील में सैलेड्स, तीसरे मील में बॉइल्ड वेजिटेबल्स। चौथा हफ्ता 1 मील में वेजिटेबल जूस, दूसरे मील में रॉ वेजिटेबल्स, तीसरे मील में फ्रूट्स और चौथे मील में कंपोजिट, या आप इसे कह सकते हैं एक इस तरीके से चपाती एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सब्जियां और उसके साथ चपाती। ये चौथे हफ्ते में जाके किया। दे वेंट ऑन इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेज विद वेरी लेस प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट बॉडी में कम जा रहा था, एक्सरसाइजेस का लेवल बढ़ता चला गया इन चार हफ्तों में, क्योंकि एक ही तो महीना था उनके पास, 1 महीने के बाद तो कंपटीशन था। ऑन द फाइनल डे, जब फाइनल डे आया, everyone laughed and looking at them। अब कोई व्यक्ति जब पूरा 1 महीना अन्न नहीं खाएगा तो उसका शरीर तो पतला होगा ही ना। लेकिन जो उनको प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी, जो साथ में मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और उनकी कंपटीशन की जो एक्सरसाइजेस और जो गेम्स की तैयारी करवाई जा रही थी, वो सारी प्रैक्टिसेस उनकी चलती थी। लेकिन वो खाते क्या थे, वेरी मिनिमम। मैंने क्या बताया, पहला हफ्ता 3 दिन पानी, 3 दिन कोकोनट वाटर, अगला हफ्ता 1 मील फ्रूट्स, दूसरा मील सब्जियां, तीसरा हफ्ता 1 मील फ्रूट्स, दूसरा मील सैलेड्स और तीसरा मील सब्जियां, चौथा हफ्ता 1 मील में वेजिटेबल जूसेस दिए गए, दूसरे मील में कच्ची सब्जियां दी गई, चौथे मील में फ्रूट्स दिए गए और तीसरे मील में और चौथे मील में कंपोजिट मील तैयार किया गया चपाती एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है, सब्जियां और साथ में चपाती। ये चौथे हफ्ते में जाके किया। प्रैक्टिसेस चलती रही, ऐसे नहीं कि वो बिस्तर पे पड़ के सब लेटे हुए आराम फरमा रहे थे, नहीं, प्रैक्टिसेस साथ में चल रही थी। तो जब फाइनल डे आया, जिस दिन कंपटीशन था, जब स्टेडियम के अंदर केलकर फिटनेस सेंटर की जब टीम उतरी तो सारा स्टेडियम उनको देख करके हंसने लग गया, मजाक उड़ाने लग गया कि ये लोग करेंगे इस कंपटीशन में compete। शक्ल तो देखो, शरीर तो देखो, कितने दुबले पतले हैं, और इनके शरीर में तो जान ही नहीं है, ऐसे लगता है धागे जैसा शरीर है और फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे हवा में। सो सब हंसने लग गए कि इनसे क्या ही हो पाएगा, ये कैसे इस कंपटीशन को जीत पाएंगे। लेकिन केलकर टीम वन ऑल द रेसेस। ये गूगल पे जाना, केलकर फिटनेस सेंटर पुणे की ये पूरी की पूरी स्टोरी पब्लिश भी हुई थी उस टाइम पे, कि कैसे उन्होंने आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी का पूरा प्रोग्राम ज्वाइन किया तो उनका फिटनेस लेवल इतना बढ़ गया कि उनके सामने जो हट्टी गट्टी टीम थी, जो ऐसे शरीर दिख रहे थे बलवान पहलवान जैसे, और वो प्रॉपर पहलवानी करके और खूब दबा के नॉन वेज फूड, एग्स और पता नहीं क्या क्या उनको दूध और घी सब पिला पिला के लाया गया था। इस टीम ने उन सारी टीम्स को हराया, सारी रेसेस को जीता, एंड नोबडी कुड डिफीट देम। कोई भी उनको हरा नहीं पाया। इतनी शक्ति है नेचुरल फूड में, राइट? इतनी शक्ति होती है नेचुरल फूड में, लेकिन ये अंदर से आना चाहिए। ये अंदर से आना चाहिए कि अगर एक फिटनेस सेंटर की यंग टीम, अगर यूथ ये कर सकता है, जिनको मैक्सिमम फूड चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, अगर उनको ऐसे एनर्जी मिल सकती है तो फिर हमें क्यों नहीं मिल सकती? द ओनली थिंग इज, नंबर 1, हमारा खुद का माइंड इस नॉलेज को नहीं जानता। नंबर 2, अगर नॉलेज जानता है तो करने का एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 3, चलो करने का भी एक्सपीरियंस आ जाए, सीख भी लें, तो परिवार वाले नहीं करने देंगे। नंबर 4, जब पहली 3 कड़ियां जुड़ जाती हैं तो चौथा अपना ही मन हार जाता है।
तो जब चारों फैक्टर्स मिल जाते हैं हम उसे पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज ये क्लास आप लगा रहे हो, आपके परिवार वाले नहीं लगा रहे, ठीक है। तो जो चीजों को उनकी, जो चीजें, जो बातें उनकी नॉलेज में नहीं है, वो नहीं समझ पाते कि कैसे नेचुरल फूड हमें वो दे सकता है जो कि नॉन वेज फूड्स और मल्टीविटामिन्स या ताकत के कैप्सूल या इंजेक्शंस भी नहीं दे सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया आज ताकत के इंजेक्शन लगवा लगवा के खली और मिल्खा सिंह नहीं बन जाती। क्या कमी है? क्या हमें किसी स्टोर पे या फार्मेसी में या किसी हॉस्पिटल में क्या हमें आज मल्टीविटामिन्स या स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं? सब कुछ मिलता है ना। तो फिर सभी लोग उसको लगवा करके मिल्खा सिंह क्यों नहीं बन जाते? क्यों उसको बनाकर, उसको लगवा करके हम खली द ग्रेट नहीं बन जाते? क्योंकि ताकत उन चीजों से नहीं आती है, ताकत नेचर से आती है। डेली प्राणायाम, डेली मेडिटेशन, डेली योग अभ्यास, और हर दिन जब आप खुद को नेचुरल फूड देते हैं, उसकी ताकत आपको बनाती है, आपके अंदर शक्ति लाती है, राइट? Then let's move forward. Yeah. So healthy food has water, fiber and life. ठीक है। अब इसके आगे आप देखिएगा, पॉजिटिव फूड का एल्कलाइन पीएच लेवल 8 एंड अबव होता है। नेगेटिव फूड का पीएच लेवल एसिडिक यानी कि पीएच लेवल 1 से 6 के बीच में होता है, और पॉजिटिव फूड्स का 7 से ऊपर होता है। पॉजिटिव फूड्स आर माइल्ड फूड्स एंड नेगेटिव आर एसिडिक। क्लेंजिंग करते हैं, जैसे क्यूक्यूम्बर है, बनाना पिथ है, एशगार्ड है, स्पिनच है, एमरंथ है। एमरंथ इज चौलाई, ठीक है, सॉरी, बथुआ। तो ये सारी चीजें हमारी क्लेंजिंग करती हैं। नेगेटिव फूड्स जैसे ड्राई आलमंड्स, कैश्यूज, डेट्स, स्प्लिट पीज, ये सब नरिशिंग तो हैं लेकिन ये क्लेंजिंग नहीं करते। नेक्स्ट, सात्विक, राजसिक, तामसिक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ कम्स द मिरेकुलस एल्कलाइन जूसेस। चमत्कारी एल्कलाइन जूसेस की हम बात करते हैं। जब हम सात्विक भोजन खाते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो सात्विक भोजन आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आपको विजडम मिलती है, समझ डेवलप होती है। बाय ईटिंग राजसिक फूड वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड। जैसे सात्विक भोजन खाने वालों के अंदर नेचुरल है कि उनकी विजडम डेवलप हो जाएगी और वो सत्यता, सात्विकता और परमार्थ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। राजसिक भोजन खाने वालों के अंदर लालच, गुस्सा, क्रोध, सैडनेस, उदास हो जाना, परेशान हो जाना, एक्सट्रीम फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स एक्सट्रीम में चले जाना, वो सारी चीजें राजसिक भोजन से आती हैं। और जब आप तामसिक भोजन खाते हैं तो उससे आती है इग्नोरेंस, यानी कि वो व्यक्ति हर अच्छी चीज को इग्नोर करेगा। उसको अगर कोई समझाने भी लगेगा ना तो वो उसके इग्नोर करेगा कि नहीं, ये मेरे मतलब का नहीं है, ये तो बेवकूफ है जो ऐसे बोल रहा है, या ये तो फालतू की बात है, या ये मेरे काम की नहीं है। इस तरीके से तामसिक भोजन खाने वाले इग्नोरेंट होते हैं। सात्विक पीपल ऑलवेज want to do good for others। सात्विक लोग दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। राजसिक वाले जो है उनके अंदर ग्रीड भी होती है, अपना कर लो पहले, दूसरे का भी भला कर लेंगे लेकिन पहले अपना। और जो तामसिक होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लालची होंगे, सेल्फिश होंगे, वो दूसरों के बारे में या दूसरों की हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे। सात्विक फूड हमें आयु देता है, लंबी आयु देता है, बल देता है, आरोग्यम देता है, सुख देता है और सात्विक क्वालिटीज हमारे अंदर इंप्रूव करता है। लेकिन राजसिक जो फूड होता है, जो पंजेंट होता है, स्पाइसी होता है, ये सारे फूड जो हैं, सात्विक पीपल लाइक सात्विक फूड, राजसिक लोग राजसिक फूड पसंद करेंगे। और जो राजसिक फूड होता है, लिटिल बिट ऑफ राजसिक इज ओके, ठीक है, मान लो आप सात्विक भोजन भी खाते हैं, लिटिल बिट ऑफ राजसिक इज ओके, कि राजसिक फूड का भी आप ग्रस्ती हैं, आपको राजसिक भी खाना है, खा सकते हैं,
पर मोर ऑफ सात्विक, लेस ऑफ राजसिक, और तामसिक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स दुर्वा ग्रास। सबसे पहले हम अल्कलाइन जूसेस की बात करते हैं, जैसे कि दुर्वा ग्रास। दुर्वा ग्रास को बरमुडा ग्रास भी कहते हैं, लॉन ग्रास भी कहते हैं। ये तिड़ों वाला घास होता है और ये गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ाया जाता है मंदिर में। आपने कई बारी देखा होगा, खुद भी चढ़ाया होगा। ठीक है, जिसको हम धान भी बोलते हैं, सॉरी धान नहीं, लेकिन ये जो तिड़ों वाला घास होता है इसको दुर्वा ग्रास बोलते हैं। ये दुर्वा ग्रास के बेनिफिट्स क्या हैं? जिन महिलाओं को एक्सेस ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, उस टाइम पर इसका पानी बॉईल करके दिया जाए तो पेन्स एंड ब्लीडिंग कम हो जाती है। ठीक है। नाउ इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी दुर्वा ग्रास में। अमेरिका में एन विगमोर का नाम शायद आपने सुना है कि नहीं? ओके, आई वेट, आई शो यू हियर। मैं आपको दिखा भी देती हूं यहाँ पे। एन विगमोर एक लेडी थी जिनको कैंसर था। शी वॉज फ्रॉम अमेरिका। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाती हूं। होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर थी वो। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे, यू कैन सी दिस लाइव हियर। ये देखिए, शी इज एन विगमोर, इसका नाम लिख लीजिए और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। इनकी किताब थी द व्हीट ग्रास बुक। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी थी, द व्हीट ग्रास बुक। नाउ इनको कैंसर था। शी वॉज एन विगमोर, इनको था कैंसर। ठीक है, जब इनको कैंसर था तो इसके बाद इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और अपने ऊपर ही काम किया। इन्होंने व्हीट ग्रास थेरेपी से डिटॉक्सिफिकेशन किया। देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। हु पायोनियर्ड द लिविंग फूड्स लाइफस्टाइल एंड प्रमोटेड व्हीट ग्रास थेरेपी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड हीलिंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय हर ग्रैंड मदर्स फोक रेमेडीज एंड बैक टू नेचर मूवमेंट। उनकी मूवमेंट क्या थी? इनकी दादी माँ की बैक टू नेचर। तो इन्होंने अपनी सीरियस इलनेस को खत्म करने के लिए प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को लिया और अपने आप को इन्होंने कैंसर फ्री किया। इसलिए ये दुनिया भर में जानी जाती हैं। शी डाइड इन 1994। 1909 से लेके 1994 तक शी रिमेन्ड एन विगमोर। इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका पूरा आर्टिकल है, दिस इज गिवन। इनके बारे में आप कितना, बहुत सारे आर्टिकल्स छपे हैं इनके। तो यहां से व्हीट ग्रास थेरेपी पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हुई थी। ठीक है, तो यहां से मैंने क्यों दिखाया आपको ये एग्जाम्पल कि अगर ये लेडी जिसको कैंसर था, उन्होंने व्हीट ग्रास की थेरेपी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके कुछ देर के बाद जब चेक करवाया तो शी वॉज फ्री ऑफ कैंसर। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो शी हैड नो कैंसर। ठीक है, तो वहां से समझ में आता है कि अगर हमें आज कोई हेल्थ इश्यू है, अगर हम नेचुरल फूड्स पे आ जाते हैं, नेचुरल फूड्स को और बॉडी को हम एल्कलाइन करते हैं, तो एसिडिक माहौल अपने आप कम हो जाता है। जैसे जैसे एसिडिक माहौल कम होगा, हमारा शरीर वापस ठीक होना शुरू हो जाता है, फ्लरिश करने लगता है। राइट? सो when your body is suffering with any disease, most of the diseases have been found to have excess acid in the body. कोई भी अब जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस में हमारे ब्लड के अंदर एसिडिटी होती है। ठीक है, अब इतने सारे खून को शुद्ध करना, उसमें टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा। पूरे शरीर के अंदर जितने लीटर खून घूम रहा है, वो सारे के सारे शरीर के खून को जब तक हम एसिडिक से एल्कलाइन नहीं बना देते, तब तक बीमारी जाती नहीं है। तो व्हेन वी बैलेंस आवर एसिड एंड एल्कलाई इन द बॉडी, जब हम अपने शरीर में एसिडिक एंड एल्कलिनिटी दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, मोस्ट पीपल गेट रिड ऑफ द डिजीज, बीमारी चली जाती है। कोई भी तरह की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, पेन, स्वेलिंग जो बॉडी में होती है आउटसाइड द स्किन या इनसाइड द बॉडी, वो सारी की सारी जो एक्यूमुलेट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ
acidic part. That's why body arrests the dead cells and does not allow it to circulate in the body. That is what is called inflammation all about. ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या है समझना ध्यान से. सूजन क्या होती है, आज सूजन के कॉन्सेप्ट को समझ लो थोड़ा. व्हाट इज सूजन? हमारे शरीर के अंदर जब एसिडिक चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे इन्फ्लेमेशन, हम उसको नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन. एक्चुअली वो सारे एसिडिक सेल्स इकट्ठे करके एक जगह पे इकट्ठे कर दिए जाते हैं कि बाकी के शरीर में ना फैले. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. ठीक है, द अक्यूमुलेटेड मटीरियल इन दैट पार्ट इज एसिडिक. दैट्स वाई बॉडी अरेस्ट्स द डेड सेल्स एंड डज नॉट अलाउ इट टू सर्कुलेट इन द बॉडी. बॉडी क्या करती है, डेड सेल्स को अरेस्ट कर लेती है, कैद कर लेती है, एक जगह पे इकट्ठा कर देती है और उसको पूरी बॉडी में फैलने नहीं देती है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. इसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं इन्फ्लेमेशन अच्छा है. सूजन से घबराया मत करो. सूजन होनी अच्छी चीज है, सूजन होनी बुरी चीज नहीं है. अगर सूजन नहीं होगी तो वो डेड सेल्स पूरे शरीर में फैल जाएंगे, और अगर पूरे शरीर में फैल गए तो फिर सारे शरीर को ही नुकसान पहुंचेगा. इसीलिए कभी चोट लग जाए तो उस जगह पर फटाफट से सूजन हो जाती है. क्यों होती है स्वेलिंग, क्यों वहां का एरिया इन्फ्लेमेशन हो जाता है? बिकॉज डेड सेल्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उसको इन्फ्लेमेशन होकर के वो वहां से रिमूव किए जाते हैं. बॉडी रिमूव्स इट, ट्राइज टू रिमूव इट फ्रॉम देयर. ठीक है, इट इज नाउ इट मीन्स इन्फ्लेमेशन लाइक ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ये वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. डॉक्टर्स क्या कहते हैं? रिमूव द पार्ट. दैट इज नॉट क्योर. किसी अंग को काट करके शरीर से अलग कर देना उसे क्योर नहीं कहा जाता. When medicines do not cure, they resort to surgery. सबसे पहले डॉक्टर्स क्या कोशिश करते हैं कि चलो गोलियों पे डालो, मेडिसिन दो, विच आर एक्चुअली नॉट मेडिसिन बट दे आर ड्रग्स. जब ड्रग्स काम करना बंद कर देते हैं तो वो बायोकेमिकल इंजेक्शंस देते हैं. जब वो भी जब स्टीरॉइड्स काम करना बंद कर देते हैं तो बायोकेमिकल इंजेक्शंस देते हैं. जब ना स्टीरॉइड काम कर रहा है, ना गोली काम कर रही है, ना बायोकेमिकल इंजेक्शन काम कर रहा है, तो वो क्या देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब आप इस भाग को काट के अपने अंग शरीर से बाहर फेंक दो. अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस काटो और फेंको. बट क्या काटने से बीमारी खत्म हो जाएगी? नहीं, काटने से खत्म नहीं होती है. फिर वो शरीर के किसी दूसरे भाग पे जाके शुरू हो जाती है. फिर ऐसे काटते काटते शरीर के कितने अंगों को काटोगे और कितने ऑर्गन्स को काट काट के बाहर फेंकोगे. हाँ, सो इसलिए अगर हम अपनी डाइट ही चेंज कर लें, अगर हम अपने आप को एक अच्छी सात्विक और हेल्दी डाइट दे दें, लाइक एल्कलाइन जूस, एक हैंडफुल ऑफ इतना बरमूडा ग्रास लीजिए, 6 times कैन बी ग्रोन. ठीक है, इन 1 ट्रे. एक ट्रे में घर में भी बरमूडा ग्रास आप ग्रो कर सकते हो. ट्रे आती है, उस ट्रे के अंदर ये दुर्वा ग्रास उगाई होती है. काट लेने के बाद 6 बार उसको उगाया जा सकता है. 1 गिलास पानी लीजिए, 1 मुट्ठी दुर्वा ग्रास लीजिए, ग्राइंड कीजिए, छान लीजिए और सिप सिप करके खाली पेट पी लीजिए. होल्ड इट इन द माउथ. अब सीधा पीना नहीं है. जिनको जूस पी करके ठंडक फील होती है, वो पता है क्यों फील होती है? क्योंकि हम डायरेक्टली पेट में डाल रहे हैं, हम उसको मुंह में रख करके घुमा करके उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं. एंड देन होल्ड इट इन द माउथ फॉर सम टाइम अंटिल इट बिकम्स मिक्स्ड विद द सलाइवा. सलाइवा से मिक्स कीजिए, सलाइवा के साथ उसको मिक्स कीजिए और फिर उसको अंदर लेके जाइए. ठीक है, देन बॉडी की इंटेलिजेंस टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. नेक्स्ट, बिल्वा लीफ. बिल्वा लीफ क्या है? बेलपत्र. देखिए, पहला पौधा दुर्वा ग्रास, किसको चढ़ाया जाता है? गणेश जी को. दूसरा पौधा बिल्वा लीफ, बेलपत्र, 3 पत्तों वाला, किसको चढ़ाया जाता है? गणेश जी के पिता शिव जी को. ठीक है, 1 ऑफ द ग्रीन जूस फॉर द मॉर्निंग. ये भी आप मॉर्निंग में ग्रीन जूस ले सकते हैं. बेलपत्र घर में उगा लीजिए एक गमले में, और वहां से पूजा के लिए भी काम आएगा,
या पहले क्या कीजिए, पूजा के लिए चढ़ा दीजिए, बाद में उसी पत्ते को पूजा के बाद अपने खाने के लिए यूज कर लीजिए। तो उसके साथ आपका एक रिलीजियस फैक्टर भी जुड़ जाएगा, है ना, उसमें भक्ति की शक्ति भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, बनाना पिथ जूस। बनाना पिथ क्या होता है? देखिए, परमात्मा के द्वारा लगाए गए इस सृष्टि पर हर एक पौधे में, हर एक चीज में फायदा ही फायदा है। बनाना का पौधा अगर आप देख लें तो बनाना के पत्ते यूज होते हैं भोजन खाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बनाना का फल, केला यूज होता है खाने के लिए, उसका जो फूल यूज होता है सब्जी बनाने के लिए, और जब वो पौधा एक्सपायर होने वाला हो तो उसके अंदर से ये बनाना पिथ निकलता है, जो सिलिंड्रिकल शेप में होता है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, ग्राइंड करके, पानी मिक्स करके आप इसको अगर पिएं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किडनी स्टोन एंड गॉल ब्लैडर स्टोन को भी ये रिमूव कर देता है। राइट इट डाउन, और आप किसी को भी ये बता भी सकते हो, दोज हु आर इन नीड। ठीक है, इसको आप ग्राइंड कीजिए, 1 गिलास पानी के साथ छोटे छोटे टुकड़े काटिए, स्ट्रेन कीजिए और पी जाइए। ओनली व्हेन ट्री गिव्स फ्रूट्स बनाना पिथ कैन बी यूज्ड। बनाना पिथ तभी यूज करनी है जब वो पौधा फल दे चुका हो। ठीक है, केले का वो पौधा जब फल दे चुका होता है, केले उसको लग चुके होते हैं, केले का जो टंडल होता है वो सारा का सारा निकाल लिया जाता है, उतार लिया जाता है और केले खा लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। उसके बाद ये बनाना पिथ रेडी होती है। ठीक है, तो बाद में ये उसका सेंटर पार्ट है, कोर है, सेंटर कोर ऑफ बनाना ट्री। तो बनाना ट्री का अंदर का जो ये सेंटर पार्ट होता है सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं रह जाता, धीरे धीरे ये बाहर आ जाता है, सारे पत्ते ऊपर से झड़ जाते हैं। तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटिए, इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी आप ऐड कर सकते हो, इसका जूस बनाइए। 2 इंच, कितनी स्टेम लेनी है? 2 इंच का टुकड़ा लेना है। 2 इंच स्टेम को लेकर के कोकोनट ऐड करके, पानी ऐड करके, जूस बना करके, इसको अगर डेली बेसिस पे लिया जाए तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पथरी और किडनी स्टोन को भी रिमूव करने में माहिर है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है। नेक्स्ट, ऐश गार्ड जूस। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। ऐश गार्ड जूस डायबिटीज वाले किसी को भी अगर डायबिटीज है, शुगर होती है, उनको सुबह इस तरीके से ऐश गार्ड का एक हिस्सा लेकर के वो निकाल करके पानी में मिक्स करके उनको पीना चाहिए। नेक्स्ट, मकोई लीव्स। ठीक है, ये मकोई लीव्स होते हैं, इन्हें मनी तकाली भी कहते हैं, मनी तकाली, सोलनम निग्रम, सोलानम निग्रम इसका नाम है, बोटानिकल नेम है। इसके पत्तों का जूस भी पिया जाता है। ये दांतों के लिए, टूथ डिजीजेस के लिए, डिके के लिए, पेन्स इन टीथ, उस सब के लिए बहुत अच्छा है मकोई के पत्ते। राइट, तो इसी तरीके से कड़ी पत्ता, और अगर हम आर्थराइटिस पेन्स के लिए बात करते हैं, चौलाई, बाथू, कड़ी पत्ता, इन सभी के पत्तों का जूस हम पी सकते हैं। तुलसी डाल दीजिए बीच में। ठीक है, कितने क्या क्या बोला, लिख लीजिए। तुलसी, कड़ी पत्ता, बाथू, चौलाई, इन चारों चीजों के ग्रीन जूस बना करके आर्थराइटिस के लिए पिया जा सकता है। अकेली चौलाई का, अकेला बथुए का, या फिर चारों को मिक्स करके भी पिया जा सकता है, तुलसी एंड कड़ी पत्ता। और जो परिजात है, परिजात का पौधा है, परिजात का पौधा घर में लगाइए। आपके ट्रीटमेंट के तीसरे भाग में मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन से पौधे आपको घर में गमलों में लगा लेने चाहिए अगर आपके पास अपना लैंड, गार्डन या खेती नहीं है तो गमलों में लगा लीजिए।
ठीक है। जिनको थायराइड है उन्हें धनिये के पत्तों का जूस पीना चाहिए। जिनको आर्थराइटिस है उन्हें परिजात, जिसको हार श्रृंगार कहते हैं, व्हाइट कलर के फूल होते हैं, ऑरेंज कलर की उसकी डंडी होती है, स्टेम होती है छोटी सी, और वो जो फूल हैं वो 2000 रुपए किलो के भाव से बिकते हैं मार्केट में, वो इतने एसेंशियल हैं। मैं साथ साथ में आपको दिखा भी देती हूँ so that you have a clear idea of it. ये देखिए जी, ये होता है परिजात, इसको हार श्रृंगार बोलते हैं, ऐसे उसके फूल होते हैं, ठीक है। ये फूल भी यूज होते हैं और इसके पत्ते भी यूज होते हैं। ये इसका जो पौधा पत्ता होता है वो थोड़ा खुरदरा होता है, ठीक है। ये आपको बहुत जगहों पे लगा हुआ मिल जाएगा। दिस इज द लीफ, इस तरीके का होता है परिजात प्लांट, ठीक है। तो परिजात के इसको हार श्रृंगार भी बोला जाता है। इसका पाउडर भी, पत्तों का पाउडर भी यूज होता है, इसका फूलों का और पत्तों का पाउडर भी यूज होता है। तो आर्थराइटिस के लिए परिजात। नंबर 2, मोरिंगा। ये मोरिंगा के पत्ते चाय में भी डाल के पी सकते हैं और इनका भी जूस बना के पिया जा सकता है, ठीक है। सहजन की फलियों का सूप पीना आपके लिए बहुत लाभकारी है। सहजन की फलियों का सूप पीजिए, ड्रम स्टिक्स बोला जाता है इनको। मैं अभी दिखा देती हूं। मोरिंगा का जो पौधा होता है, ये देखिए ऐसा होता है, ये ऐसे इसको लंबी लंबी फलियां लटक रही होती हैं, और ये जो फलियां हैं इसको क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक्स। ठीक है, ये दिस इज ड्रम स्टिक। ये आपको मिल भी जाती हैं बाजार में। तो ड्रम स्टिक्स को ला करके बारीक बारीक काट करके इसका सूप बना के पीजिए, इसकी सब्जी खा लीजिए, इसकी दाल सब्जी बना लीजिए, पर सबसे बेस्ट है अगर इसका सूप पिया जाए। ठीक है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पत्ते को यूज करना है जूस के लिए और चाय में डाल के चाय पीने के लिए, और इसकी सब्जी को यूज करना है, फलियों को यूज करना है सूप के लिए। ठीक है, एंड देन कम्स मोरिंगा हो गया, सहजन हो गया, एंड परिजात हो गया, अश्वगंधा। These all plants I have at my home. अश्वगंधा प्लांट, ये आर्थराइटिस के पेन्स के लिए, स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, ताकत देने के लिए बहुत अच्छा है। अब ध्यान से देखना, ये अश्वगंधा का जो पौधा है, ये इसके जो पत्ते हैं, पत्तों का जूस अगर डेली पीते हैं, डायबिटीज, आर्थराइटिस और मोटापे को कम करता है, इनके लिए बेनिफिशियल है। इन्फ्लामेशन कम करने के लिए बेनिफिशियल है। नंबर 2, ये इसके जो छोटे छोटे पके हुए फल निकलते हैं रेड कलर के, सुखा करके इसका पाउडर बना लोगे तो ये अश्वगंधा का फ्रूट का, अश्वगंधा फ्रूट का जो पाउडर होगा, ये आप आधा चम्मच हर रोज ले सकते हो। नंबर 3, इसकी रूट होती है, ये देखो अश्वगंधा रूट होती है ऐसी, इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों को अगर पाउडर कर लिया जाए, मतलब जब पौधा खत्म हो जाता है तो उसकी जड़ें यूज की जाती हैं, जड़ों को पाउडर करके उसको भी अगर डेली लिया जाए तो ये आपको ताकत देता है। अब आप ये समझना कि अश्वगंधा का जो नाम है उसी से समझो, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़े जैसी ताकत देने वाला पौधा अश्वगंधा। ठीक है,
उसकी गंध कैसी है, होती है अश्व जैसी, घोड़े जैसी। उसका पौधा है, उस पौधे का हम पत्ता भी यूज कर रहे हैं, उसका हम फ्रूट भी यूज कर रहे हैं, उसकी हम रूट भी यूज कर रहे हैं। तो देखिए परमात्मा ने कितनी सुंदर तरीके से हर्ब्स को दिया है हमें इस सृष्टि पे, कि हम जो भी पौधा या प्लांट या हर्ब यूज करेंगे, हम कितनी आसानी से उसको अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स, मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है, सो राइट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद आपको एक और दिखाती हूं, निर्गुंदी लीव्स। निर्गुंदी प्लांट, ये होता है निर्गुंदी प्लांट। ठीक है, निर्गुंदी के पत्तों को यूज किया जाता है, इसके पत्ते, निर्गुंदी का ऑयल बनता है, इसका ऑयल यूज किया जाता है। इसके पत्तों को उबाल करके उसकी सिकाई की जा सकती है। निर्गुंदी के पत्तों से जो तेल निकलता है, इसके फूलों से और पत्तों से और बीजों से, उससे मालिश की जा सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं अलग अलग तरह से खुद को ठीक करने के लिए। सो राइट इट डाउन ऑल ऑफ दीज। ऐसा नहीं है कि आप मकोई नहीं ले सकते, मकोई भी ले सकते हो, ऐश गार्ड भी ले सकते हो, बनाना पिथ भी ले सकते हो, और आप बिल्वा लीव्स भी ले सकते हो, दुर्वा ग्रास भी ले सकते हो। लेकिन मैंने, और इसमें व्हीट ग्रास भी लिख लीजिए, दुर्वा ग्रास, व्हीट ग्रास। दुर्वा ग्रास को ही व्हीट ग्रास सॉरी, दुर्वा ग्रास अलग है, व्हीट ग्रास अलग है, जो हम कनक, गेहूं डाल करके उगाते हैं। ठीक है, बिल्वा लीफ, बनाना पिथ, ऐश गार्ड, मकोए, और उसके बाद आप लिख लीजिए, मकोए के बाद राइट इट डाउन, यू हैव परिजात, मोरिंगा, निर्गुंदी, बथुआ, चौलाई, ये सब चीजों को यूज कर सकते हैं। गिलोय ले सकते हैं, ऑफ कोर्स गिलोय ले सकते हैं, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, पर हाँ बीच बीच में गिलोय लेते हैं तो गिलोय ठंडी होती है। गिलोय के साथ आप एलोवेरा ऐड कर लो, एलोवेरा भी है, गिलोय भी है, जामुन के पत्ते भी हैं, जिनको डायबिटीज है वो जामुन के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, अमरूद के कोमल कोमल पत्ते भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। अब आप इनको यूज कैसे करेंगे? अगर आप शहरों में रहने वाले हैं, और थायराइड के लिए मैंने बताया था ऑलरेडी, ध्यान रखा करो क्लास में, धनिया, हरा धनिया, एंड मेथी, आर्थराइटिस के लिए मेथी, मेथी बहुत अच्छी है, मेथी का जूस भी पी सकते हैं। सर्दियां आएंगी, मेथी बहुत सारी होगी, मेथी का जूस पीजिए। ठीक है, मेथी ऑल्सो एड टू योर लिस्ट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप शुद्ध खुद की खेती कर लो, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना आसान हो जाएगा। आपके घर में कोई बालकनी है, आपके घर में कोई छत है, आपके घर में कोई बाहर या पीछे गार्डन है, छोटा मोटा कुछ भी है, या जगह है, आप छोटी छोटी टंकियां काट करके, या गमले, छोटे छोटे गमले, बड़े बड़े गमले, गोल टंकियां, कुछ भी लगा सकते हो। किसी की हेल्प लो, उनको बोलो मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये लगा के दो। अब उसमें फिर प्रॉपर उसकी मैन्योर डाल के, खाद डाल के, मिट्टी डाल के, उसमें आप ये सब प्रकार के पौधे घर में ही उगा लो। तो क्या होगा, एक तो आप हर रोज उठेंगे, मिट्टी में हाथ डालेंगे,
पौधों के साथ जुड़ेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, और आप अपने पौधों का जब ख्याल रखेंगे, आपको शुद्ध चीजें अपने खुद के घर से मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब प्रकार के पत्ते, हर बीमारी में सब प्रकार के पत्ते, जो भी पत्ते हैं सब प्रकार के पत्ते यूज होते हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज कि आपको अपने आप को सही तरीके से काम करना आना चाहिए। सही तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मैंने इन चीजों को कहां से लाना है। अगर आप घर से ही ले लेंगे, खुद के ही यूज में ले लेंगे, तो ज्यादा अच्छी बात है, रैदर देन आप बाहर से लाओ, ढूंढते रहो, वेट करते रहो। इसलिए अच्छा है घर में ही उगा लो। नाउ इन जूसेस में आपको ना तो कोई मसाले डालने हैं, ना नमक डालना है, ना मीठा डालना है। इनको एज इट इज लेना है। नाउ आई टेल यू समथिंग, इन पत्तों को जब आप नेचुरली पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ मिक्स करके जब बनाते हैं, कितना लेना है? 1 मुट्ठी। ठीक है, कितने पत्ते लेने हैं? 1 मुट्ठी, जो 1 मुट्ठी के अंदर आ जाए। और पानी कितना डालना है? 1 गिलास। उनको ग्राइंड करना है, छान करके पी जाना है, कभी कड़वा नहीं होता है। आई हैव ट्राइड ऑल द जूसेस। मीठा एकदम से ऐसा लगेगा कि नेचुरल मिठास लगेगी आपको उसके अंदर, कुछ कड़वा नहीं होता है। सेकेंडली, थोड़ा बहुत अगर कोई पौधे का जूस कड़वा लगे भी, तो कड़वी कड़वी गंदी गंदी एलोपैथी की ड्रग्स खाने से तो बेटर ही है। ताजा खा रहे हो, कुछ नेचर का खा रहे हो, नेचुरल मेडिसिन खा रहे हो, कड़वी कड़वी गंदी गंदी दवाइयां तो नहीं खा रहे हो। अगर आपको ये पत्ते कड़वे लगते हैं तो आज एक काम करना, आपके बेड के सिरहाने पे जो दवाइयां रखी हुई है ना आपने, किसी ने पेन किलर रखी है, किसी ने थायराइड की गोली रखी है, किसी ने आर्थराइटिस की गोलियां रखी हैं, आज उसको उठाना, उसको कूटना, उसको पानी में मिक्स करना और फिर पी के देखना, फिर बताना कि उसका टेस्ट कैसा है। अगर आप इतनी गंदी गंदी चीजें खा लेते हो तो यहाँ नेचर के द्वारा दिया गया नेचुरल फूड जो बिल्कुल नेचुरल टेस्ट करता है वो नहीं खा सकते। इनमें कुछ कड़वाहट नहीं होती, सब मन का वहम है। ठीक है, सुनाओ, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीम के पत्तों को ज्यादा नहीं लेना है। नीम के पत्ते 1-2 चबा लो, 1-2 का जूस बना लो, बस 2-3 पत्तों का वो। एंड नीम के पत्तों को आप कैसे यूज कर सकते हो? बॉईल करके अपना शरीर धोने के लिए यूज कर सकते हो। जिनका ब्लड साफ नहीं है, ब्लड साफ करने के लिए थोड़े से नीम के पत्ते, 2-4 पत्ते रोज आप चबा सकते हो। इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके आप अपनी स्किन की किसी भी भाग पे लगा सकते हो जहां पर भी आपको कोई स्किन इशू हो। ठीक है, नाउ रॉ वेजिटेबल सैलेड,
मेन बेस, 2 सब्जियां लीजिए कोई भी अपनी चॉइस की। रॉ वेजिटेबल सैलेड कैसे बनाते हैं, कोई भी 2 सब्जियां लीजिए अपने चॉइस की, उसको ड्रेसिंग के साथ मिक्स कीजिए। उसको ड्रेसिंग कर सकते हो ग्रेटेड कोकोनट, आप अपना कोकोनट लीजिए, उसको कद्दूकस कीजिए, उसके ऊपर ग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक देसी टमाटर मिलता है जो खट्टा ना हो ज्यादा, उस टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काट के या पतला पतला काट के उसको भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। धनिया के पत्ते उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो। साथ में कोकोनट ना डालना हो तो भिगोए हुए आलमंड्स या एवोकाडो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अपना रॉ वेजिटेबल सैलेड बना लो। कोई भी 2 सब्जियां अपने चॉइस की लो, और खास करके जो आर्थराइटिस में मैंने सब्जियां मना करी हुई हैं, जो जिनसे थोड़ा वायु बन जाता है, वो सब्जी ना लेके गाजर, घिया, ये सारी सब्जियां इजी हैं, ठीक है। आप बीट रूट ले लो, गाजर ले लो, देन यू हैव बीन्स ले लो, ठीक है। इन सभी सब्जियों को, लौकी है, इन सभी चीजों को लेकर के पतला पतला काट करके पहले इनको स्टीम कर लो, फिर उसके साथ कोकोनट डाल दो, टोमेटोज डाल दो, धनिया पत्ता डाल दो, सोक्ड आलमंड्स डाल सकते हैं, एवोकाडो डाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट, पेपर, स्पाइसेस, लेमन, कुछ भी यूज नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन, मतलब मैं तो ये बहुत थोड़े से ऑप्शंस दिखा रही हूं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपना सैलेड किसी भी तरीके तैयार कर सकते हो। जैसे आपने खीरा लिया, अब जिनको दर्द है, जिनको ठंडक से दर्द हो जाता है, वो खीरा मत यूज करना। जैसे लेटस के पत्ते होते हैं, लेटस के पत्ते लीजिए, खीरा लीजिए, ऊपर से कोकोनट की ड्रेसिंग कर दीजिए, टमाटर डाल दीजिए और धनिया के पत्ते डाल दीजिए, ठीक है। देन जिनको आर्थराइटिस नहीं है वो कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम भी ले सकते हैं। अगेन कोकोनट, टमाटो और धनिया पत्ता से ऊपर उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं। रूल्स ऑफ ईटिंग सबसे जरूरी, इसीलिए आप लोगों को मैंने शुरू से फर्स्ट डे से बोला था कि आपको नाश्ता से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले प्रार्थना करके और प्राणायाम करने के बाद ही अपना भोजन स्टार्ट करें। भोजन से पहले 5-10 मिनट प्राणायाम कर लें, प्रेयर करें, फिर अपना भोजन करें। यानी कि खाना खाने से पहले आपका माइंड काम होना बहुत जरूरी है। ड्रिंक योर सॉलिड्स, ईट योर लिक्विड्स, लिक्विड्स को खाओ और सॉलिड्स को पियो। ये हमारे आयुर्वेद का नियम है जो दिया गया है, ठीक है, जिसमें बोला जाता है पानी को चबाओ और भोजन को पियो, इस तरीके से। अश्वगंधा के पत्तों को उबाल करके ही पीना है। जूस भी बनाया जा सकता है, बोथ वेज। किसी को जूस ठंडा लगता है तो उबाल करके, गर्म करके, फिर थोड़ा सा गुनगुना करके पी लो। च्यू योर सॉलिड लिक्विड फूड थॉरली बिफोर स्वेलोइंग, अपने सॉलिड फूड को और लिक्विड फूड को बहुत अच्छे से च्यू करके फिर स्वेलो करो। रेगुलरिटी इन ईटिंग इज नॉट अ रूल ऑफ हेल्थ, लगातार खाना, रोज खाना, बार बार खाना, उसको हेल्थ नहीं कहते। रेगुलेटेड ईटिंग इज हेल्थ, कि सही मात्रा में, सही समय पे, सही तरीके से खाया गया है। फूड कॉम्बिनेशंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके ट्रीटमेंट में मैं ये डाल के हमेशा देती हूं, जिसमें हमने पूरी लिस्ट दे रखी है गुड कॉम्बिनेशन एंड बैड कॉम्बिनेशन की। फूड कॉम्बिनेशंस, एक तरह का फ्रूट, एक तरह की सब्जी, एक तरह के स्प्राउटेड बीन्स, सोक्ड नट्स एंड फ्रूट्स, ये आप अच्छे कॉम्बिनेशन है। ये जैसे आपने वेजिटेबल्स को मिक्स किया है एक मील में, या एक सब्जी खा रहे हो, एक तरह का फ्रूट खा रहे हो या 1-2 तरह का फ्रूट खा रहे हो। स्प्राउटेड बीन्स को सब्जियों के साथ मिक्स करना चलेगा, नट्स को, भिगोए हुए नट्स को फ्रूट्स के साथ मिक्स करना चलेगा। लेकिन फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स को एक ही मील में मिक्स कर देना, फ्रूट और वेजिटेबल को आपस में मिक्स कर देना, ड्राई बीन्स को कुक्ड फूड के साथ मिक्स कर देना, या सूखे नट्स को फ्रूट्स के साथ मिक्स कर देना, ये बैड कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज मोर टू लर्न, मैनी थिंग्स आर स्टिल टू बी लर्न्ड। जिनके पास मेरे द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट है
आप अभी भी अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उस ट्रीटमेंट को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। ये सारा कुछ मेंशन्ड है उसमें, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड। और इतना ही नहीं, हमने बहुत डिटेल में दिया है, इतना डिटेल में ट्रीटमेंट बना के दिया हुआ है कि अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ लो, जान लो, समझ लो, सारी जिंदगी आप सही तरीके से खाओगे पियोगे। बट ओनली इफ यू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। अगर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल मेथी के पत्तों का जूस भी ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे टू। अब बात आती है कि इस पूरे प्रोसेस में हम अपनी डाइट कैसे तैयार करें, कैसे हम अपने, देखो, या तो आप हमारे से अपना डाइट चार्ट बनवाओ या अपना डाइट चार्ट खुद बनाओ। नॉलेज दे दी, नॉलेज से अपना डाइट चार्ट बनाओ। यूट्यूब पे मेरा पूरा एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्थराइटिस क्योर की, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, देखिए, सुनिए, बैठिए, अपना डाइट चार्ट खुद बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं हम बना के दें तो फिर हम बना के देंगे। आपको ट्रीटमेंट करना है, आप ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर कीजिए, ट्रीटमेंट हम बना के देंगे जब 1-to-1 कंसल्टेशन होगी। उसके बाद आपको डाइट चार्ट चाहिए, वो भी कंसल्टेशन के बिना हम नहीं देते, क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन हमें कुछ समझ नहीं आता सामने वाला क्या कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, उसके क्या चीजें उसकी लाइफ में चल रही हैं, मन कैसा है, लाइफ कैसी है, पास्ट हिस्ट्री क्या है। तो वो 1-to-1 कंसल्टेशन के बाद ही हम ट्रीटमेंट या डाइट चार्ट देते हैं, उसके बिना हम नहीं दे सकते। अदरवाइज फ्री का ज्ञान सारा यूट्यूब पे पड़ा है, मेरे चैनल पे भी जाइए, देखिए, सुनिए, बैठिए, मेहनत कीजिए और उसमें से देख करके अपना डाइट चार्ट खुद बनाइए, ठीक है। सेकेंडली, जब अब हम इसको देख करके क्या समझते हैं, फूड चॉइसेस से हमने क्या सीखा, क्या समझा। हम अपने शरीर को जितना नेचुरल भोजन देंगे और जितना हम सात्विक भोजन देंगे, हम उतने स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले शरीर को डिटॉक्स करो, फास्टिंग करके उसकी ताकत बढ़ाओ, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाओ, और फिर जो भोजन है वो सारा का सारा मैक्सिमम 80% भोजन सात्विक नेचुरल रखो, 20% कुक्ड और बाकी का राजसिक भोजन रख सकते हो, ठीक है। लेकिन सात्विक ज्यादा खाओ, राजसिक कम खाओ, तामसिक बिल्कुल नहीं खाओ। इस तरीके से चलेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। सो ओवरऑल कंप्लीट प्रोग्राम जो किम वेलनेस ने बना करके हमने आपको बना करके दिया है, किम वेलनेस का जो एक कंप्लीट होलिस्टिक प्रोग्राम है, अगर आप वो सारा समझ करके, अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो कर लेते हो लाइफ में, मैं नहीं समझती कि कोई व्यक्ति बीमार रहेगा। 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और रिजल्ट्स मिले भी हैं लोगों को। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को रुंझुन दीदी ने जब अपनी शेयरिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि आपके द्वारा बनाया हुआ, आपके द्वारा दिया गया जो डाइट है, मैं उसको 100% फॉलो कर रही हूँ और मेरी पेन्स अब नहीं है बॉडी में, उनको पेन्स नहीं है, जस्ट बाय फॉलोइंग द डाइट चार्ट, ठीक है। उसके साथ अगर योग कर लो, उसके साथ अगर प्राणायाम कर लो सही तरीके से, टीवी से देख करके किया हुआ प्राणायाम नहीं, जो हम गाइडेड प्राणायाम कराते हैं वो सही तरीके से राइट सेट ऑफ माइंड से प्राणायाम कर लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, तो आप वो दिन दूर नहीं जब 100% क्योर होके नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। और क्योर होने के बाद भी आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैंने अपनी किचन, भोजन, जिंदगी, लाइफस्टाइल को किस तरीके से जीना है कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। अनटिल एंड अनलेस कोई मेरा कर्मों का हिसाब किताब सामने आ जाए, या कोई ट्रेजेडी या कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन डेली बेसिस की गलतियों से तो मेरे अंदर नहीं आना चाहिए ना, उसकी वजह से तो हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। सो अंडरस्टैंड दिस बेटर एंड that's all for today and for this session. The food choices and the digestive system, दोनों को अच्छे से समझना, and then you can lead a very healthy and better life. Thank you so much.